हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू JKCS। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ फिजिकल डिविजन्स पढ़े थे। इनफैक्ट हिमालयाज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम जो है कुछ और फिजिकल डिविजन्स के बारे में जो है अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करते हैं। और आज जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेन्स। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमने हिमालयाज़ डिस्कस किए थे। तो हिमालयाज़ के बारे में हमने एक स्टोरी जो थी वो सुनी थी, जिससे आपका हिमालयाज़ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आज उसी स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा, मैं फिर से एक रिकैप करता हूँ। अंगारा जो था, पेंजिया एक लैंड मास था, यूनाइटेड लैंड मास था, वो ब्रेक हो गया। कॉन्टिनेंटल थ्योरी जिसके बारे में बताती है हमें। तो नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा कहा गया, सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो उनको मैं पहले बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले वो वीडियो वाला जो है कंसल्ट कीजिए, देखिए, तो आपको फिर ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फिर गोंडवाना अलग अलग हिस्सों में फिर से और जो हो गया, बट गया। तो इसमें पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का है वो इसी शक्ल में था, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट पे ये जो था उसी का हिस्सा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा। बीच में टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे, ठीक है, जो यूरेशिया से आने वाले रिवर्स ने डिपॉजिट किए थे। तो उन डिपॉजिशन की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने, जिनको हमने हिमालयाज़ का नाम दिया। अलग अलग टाइम पे ये सब होता गया। ठीक है, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स ये सब होता गया और अलग अलग रेंजेस वो बनाते गए। ठीक है, आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जब वो माउंटेन्स जो बन गए, ठीक है, ऐसे माउंटेन जो बन गए, सो एज यू माइट बी नोइंग कि वो हमेशा स्नो कवर्ड होते हैं, तभी इनको हिमालयाज़ को अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं, बर्फ़ का जो घर होता है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि ग्लेशियर्स बनने लगे, ग्लेशियर से फिर पानी निकलने लगा। दैट मीन्स रिवर्स जो है, फिर जो है रिवर्स का ऑरिजिन हो गया, जिनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। यानी कि वो रिवर्स जिनका ऑरिजिन हिमालयाज़ में है उनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं, या हिमालयन ड्रेनेज जो है उनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये डाउन द स्लोप जो है उन्होंने बहना स्टार्ट किया। डाउन द स्लोप जो था एक नेचुरल ग्रेडियंट की तरह। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे नीचे जो है बहने लगे। साथ साथ अपने साथ ढेर सारे मटेरियल लेते गए, सेडिमेंट्स लेते गए, कंकर लेते गए। तो ठीक, तो जो ही स्लोप ख़त्म हो गया, जो ही स्लोप इन माउंटेन्स का नीचे प्लेन एरियाज में ख़त्म हो गया, दैट मीन्स स्लोप जो था वो फिर थोड़ा बहुत जो था, ये स्टीप स्लोप ख़त्म होके फिर ये प्लेन एरियाज में आए, जिनका स्लोप ग्रेडियंट जो था वो काफ़ी लो था। तो ये रिवर्स जो सारा मटेरियल अपने साथ लाए वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा प्लेन एरियाज में। तो उन्होंने क्या बनाया, नॉर्दर्न प्लेन्स। So that means northern plains are nothing. In fact, they are formed by the deposition of these Himalayan rivers. ये ऐसे प्लेन्स हैं जो हिमालयाज से निकलने वाले रिवर्स के साथ जो सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिट हो गए प्लेन एरियाज में। जो ही वो शिवालिक्स के नीचे जो है उन्होंने अपना लोड जो है, सब स्लोप जो है थोड़ा जंटल हो गया, तो उन्होंने सारा लोड जो है वहीं पे छोड़ दिया। तो उनको हम प्लेन्स कहते हैं, प्लेन एरियाज कहते हैं। बिकॉज रिवर कैरीज इटसेल्फ विद अलुवियम वगैरह जो होता है, उसके साथ जो मटेरियल होता है, काफ़ी फर्टाइल चीज़ें जो होती हैं उसके साथ, तो ये प्लेन्स जो है इस तरह ऑरिजिन में आ गई, जिनको हम एट टाइम्स इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। बिकॉज दीज आर द प्लेन्स विच आर फॉर्मड बाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ रिवर गंगा, उनकी ट्रिब्यूटरीज से। और ओवरऑल जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हिमालयन ड्रेनेज की वजह से, हिमालय से निकलने वाले रिवर्स की वजह से बन गए हैं। ठीक है, और ड्रेनेज के बारे में आपने एक और बात सुनी होगी, पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज में अगर हिमालयन ड्रेनेज का, हिमालयन रिवर्स का ऑरिजिन हिमालयाज में है, उसका मतलब ये है कि पेनिनसुलर रिवर्स का ऑरिजिन पेनिनसुला में है। और वो पेनिनसुलर रिवर्स जो प्लेन्स बनाते हैं उन्हीं को हम कोस्टल प्लेन्स जो यहाँ से होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं वो मेजर पोर्शन जिनका उनका होता है कोस्टल प्लेन्स का, वो इन्हीं पेनिनसुलर रिवर्स से ज़्यादा बनते हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं इनफैक्ट वो भी अपना पानी जो है इनमें डालते हैं, बे ऑफ बंगाल या कहाँ कहाँ पे डालते हैं, तो वो भी अपने साथ जो है वो प्लेन्स बनाते हैं। बट मेजर
जो हिमालयन रेंज की वजह से प्लेन्स बनते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स की वजह से कोस्टल प्लेन्स बनते हैं, क्योंकि बहुत उनका ऑरिजिन जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ब्रीफली मैं बता देता हूँ। वहाँ से निकलने वाले रिवर्स ठीक उसी तरह वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से निकलने वाले रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं, तो वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, जिनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और उसके बाद जो है इस वजह से इस तरह से प्लेन जो है ऑरिजिन में उनका होता है, इस तरह से ये प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एक प्रोसेस है। ठीक है, ओवरऑल एक ये प्रोसेस है कि पेनिनसुलर प्लेटू, उसका मतलब ये हो गया कि पेनिनसुलर प्लेटू जो पेनिनसुलर रीजन जो था ऐसे शेप में जो है ये ओल्डेस्ट पार्ट है, बिकॉज इट एग्जिस्टेड 300 मिलियन एगो। तो ये पाला पार्ट जो है 300 मिलियन ईयर्स भी एगो भी जो है 300 मिलियन ईयर्स पहले भी ये एग्जिस्ट करता था। ओल्डेस्ट पार्ट का कहते हैं हम ये इंडियन जो फिजियोग्राफिक डिवीजन में से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो है माउंटेन्स बन गए, माउंटेन्स पे बर्फ़ जमने लगी, फिर वो रिवर्स बनने लगे, फिर प्लेन्स बनने लगे। ये सीक्वेंस को समझना है, प्रोसेस को समझना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्लेन्स बन गए। दैट मीन्स प्लेटू का यहाँ से जाना, फिर माउंटेन्स का दूसरे स्टेज में बनना, फिर प्लेन्स का तीसरे स्टेज में बनना। तो ये सब इसी का जो है उसी स्टोरी की जो आगे आने वाली कड़ियाँ है वही मानो आप, ये स्टोरी हमने यहाँ पे कंटिन्यू की है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। ठीक है, क्या होता है ये? फॉर्मड बाय द अलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉड बाय द हिमालयन रिवर लाइक इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आपने बार बार सुना होगा ये कि हिमालय से निकलने वाले रिवर्स जो है, जिनमें इंदस आता है, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, तीस्ता वगैरह आते हैं। तो जो है ये रिवर जो है ऑरिजिन इनका हिमालयाज में, हिमालयन ग्लेशियर्स में है। ठीक है, ओवरऑल तो ये अपना पानी जो है निकलते जब है ये ग्लेशियर से अपने साथ बहुत सारा लोड यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ये जो ये वाला शेडेड पोर्शन आप यहाँ से देखते हो, यही इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बनाते हैं। तो यहाँ से या फिर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, तो रिवर जो अपने साथ लोड लाता है, जो भी उसमें फर्टाइल पार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, तो उसको हम अलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो अलुवियम इज़ रिलेटेड टू द रिवर सिस्टम्स। ठीक है, उससे क्या होता है, तो ये कैसे बनते हैं अलुवियल डिपॉजिट? जो हिमालयन रिवर जो है अपने साथ लाते हैं, एक रिवर नहीं, दो रिवर नहीं, बल्कि हर कोई रिवर अपने साथ कुछ ना कुछ लोड लेके चलता है। अब जितना बड़ा रिवर होगा उतना अपने साथ, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितनी तेज़ी से उसका पानी चल रहा होगा, बहाव होगा, उस हिसाब से वो अपने साथ सेडिमेंट्स जो है लाते हैं, और फिर प्लेन एरियाज में जेंटल एरिया जिनका स्लोप जेंटल होता है वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंड करते हैं 3200 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करते हैं। बिकॉज गंगा की कुछ जो है क्या कहते हैं उनको, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से फैली है। इसी तरह इंदस की गंगा, ब्रह्मपुत्रा की, इंदस की यहाँ से भी फैली हुई है, पाकिस्तान साइड से, नॉर्थ वेस्ट साइड से। तो ये सब मिला के इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को बनाते हैं, तभी इनका जो एरिया है इतना विशाल है, इतना लंबा है। ठीक है, और क्या होता है ये ईस्ट वेस्ट इतने फैले हुए हैं। एवरेज विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 to 300 किलोमीटर, यानी कि इनकी विड्थ जो है ये वाली, ये विड्थ एवरेज जो है कहीं कहीं पे ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे 300 किलोमीटर से, जहाँ जहाँ पे कम है बट एटलीस्ट वहाँ पे 150 किलोमीटर की जो इनकी लंबाई जो है, चौड़ाई है। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज प्लेन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर जोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में याद रखनी है तो वो ये वाला पॉइंट है कि इनको नॉर्थ टू साउथ, यानी कि यहाँ से लेकर जब हम माउंटेन से निकलते हैं, यानी कि शिवालिक्स के आगे, बिकॉज शिवालिक्स आर द आउटर हिमालय, उनके बाद ही प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, शिवालिक ऐसे माउंटेन्स है तो उनके बाद ही प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। तो फिर वहाँ से जो प्लेन्स स्टार्ट होते हैं उनको 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फिर से समझने की कोशिश करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन 4 जोन्स में? बब्बर, तराई, भंगर एंड खदर। ठीक है, होता क्या है, जब ये रिवर्स वहाँ से बहते हैं, शिवालिक्स के फुट हिल्स पर ये पहुँचते हैं, वहाँ पे ये शिवालिक जो है वहाँ पे ये अपना सारा लोड जो है यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो ओब्वियसली इन जगहों पे बड़े बड़े पत्थर जो है सेटल हो जाते हैं,
वो आगे नहीं चल पाते क्योंकि स्लोप जो है अब वो जेंटल हो गया है। अब डाउन द स्लोप ये तो रोल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ के बाद ये रोल नहीं कर सकते, तो ये बड़े बड़े पत्थर वहीं पे डिपॉजिट हो गए। ठीक है, और इसका मतलब कि जो ऊपर से जो पानी आने वाला है, बहने वाला है, रिवर तो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पानी यहाँ पे गायब हो जाता है। दैट मीन्स पत्थरों की नीचे से बहने स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे जो ये रिवर्स गायब हो जाती हैं। ये रिवर जो है, पानी जो है, ये गायब हो जाता है। यूं ही ये पत्थर वाला रीजन जो है ख़त्म हो जाता है, यूं ही ये पत्थर वाला रीजन ख़त्म हो जाता है, तो रिवर्स फिर इमर्ज होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर इस जोन में जो है सबमर्ज हो जाते हैं, ये पानी दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि पोरस लेयर है पत्थरों की वजह से, तो यहाँ पे इमर्ज होते हैं। ठीक है, फिर से बहना स्टार्ट करते हैं और फिर अपने साथ जो मटेरियल है जिसको हम ओलुवियम कहते हैं, तो वो डिपॉजिट करते रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये रिवर का प्रोफाइल है। प्रोफाइल मीन्स फॉर्मेशन स्टेज से लेकर ताकि हेड टू माउथ जिसको हम कहते हैं। हेड मीन्स जहाँ से रिवर का ऑरिजिन होता है, माउथ मीन्स जहाँ पर ये पानी अपना किसी सी या ओशन में डाल देता है। ठीक है, तो माउथ हम उसी को कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि डेल्टाज आर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टाज जो बनते हैं वो माउथ ऑफ द रिवर पे बनते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन जहाँ पे रिवर्स अपना जो है पानी जो है ड्रेन आउट करते हैं सी या ओशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ से पानी बहता था, यहाँ पे जो ये पत्थर जो थे ये वहाँ पे सेटल हो गए। फिर क्या हुआ, फिर पानी जो था ये यहाँ से फिर से जो है इमर्ज कर गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये ओलुवियम फिर जो है कोर्स मटेरियल होता है, बारीक बारीक मटेरियल होता है, फिर वो सेटल होने लगता है जिसको हम ओलुवियम कहते हैं। ठीक है, या ओलुवियम डिपॉजिट्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ओलुवियम की अगर आपको एग्जांपल दें, जब भी कोई फ्लड्स आते हैं, सैलाब आता है, तो जो पानी जब रिट्रीट करता है, पानी जब जो है बहाव उनका कम होता है, लेवल उसकी कम होती है, तो आप देख पाते हो कि वहाँ तक जहाँ तक पानी की लेवल हुई होती है वहाँ पे एक निशान जैसा होता है, तो उसी को हम ओलुवियन कहते हैं, या फ्लड प्लेन्स जो हैं डिपॉजिट्स होते हैं। अब ओवरऑल आप खुद सोचो कि फ्लड्स कभी कभार आते हैं और अपना उस कम टाइम में ये जो है निशान पड़ जाता है। अब रिवर का जो नॉर्मल कोर्स होगा हेड टू माउथ, ये उस स्टेज में कितना जो है डिपॉजिट करता होगा। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे इमर्ज होते हैं। उसके बाद जो है इसको हम अलुवियम कहते हैं। तो इस अलुवियम के फिर दो टाइप्स हैं, बांगर एंड खदर। अब इनको हम नाम देते हैं। जो मैंने पोर्शन बोला, वो हिस्सा बोला प्लेन्स का जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर सेटल हो जाते हैं, जहाँ से ये नदियाँ गायब हो जाती हैं, उसको हम बब्बर बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन बब्बर में वो बोल्डर जो है, बी फॉर बब्बर, बी फॉर बोल्डर, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सेटल हो जाते हैं और पानी इनके नीचे से बहता है, ऊपर से जो है पानी नहीं दिखता है, तो उसको बब्बर बोलते हैं। दैट मीन बब्बर में पानी जो है गायब हो जाता है। फिर जहाँ से इमर्ज होता है, जहाँ से पानी फिर जो है स्टार्ट होने लगता है, इमर्ज होने लगता है, पत्थर खत्म होते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, इसको हम तराई बेल्ट कहते हैं। तराई में जो ही जो है बाहर वाले आते हैं यहाँ पे, तो अक्सर वो पानी जब वो सीमेंट वगैरह करते हैं, प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो उस पर वो पानी के छिड़काव को तराई बोलते हैं, कि यानी कि हम उसको पानी जो है फेंकेंगे, तो उसी का नाम इसका है तराई। मतलब यहाँ से ये पानी जो है फिर से जो है स्टार्ट हो गया, तराई जो है तरी इसमें आ गई, पानी फिर से स्टार्ट हो गया, तभी उसका नाम तराई पड़ गया। उसके बाद जो डिपॉजिट्स हैं उसको हम जो है अलुवियल डिपॉजिट जो बोलते हैं उनको, तो वो दो टाइप के होते हैं, ओल्डर एंड न्यूअर। यानी कि रिवर बैंक्स के नज़दीक रिवर अगर यहाँ से बहता है तो नज़दीक में जो होगा वो न्यू वाला होगा, जो रोज़ रोज़ फ्रेश बनता है। जो दूर दूर होता होगा वो ओल्डर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, तभी इसको ओल्डर को बांगर कहा गया और न्यूअर को खदर कहा गया। सिंपली बाबर, तराई, खदर, बांगर, ये जो है खदर बांगर जो है ये इसी कोस्टल प्लेन्स के जो है सब पार्ट्स है। बाबर हम उसको बोलते हैं जहाँ पर ये
डाउन द स्लोप पत्थर जमा होते हैं, तो इनके बीच नीचे से पानी बहता है, उसको बाबा रीजन बोलते हैं। जहाँ फिर ये रिवर्स फिर से इमर्ज होते हैं, उसको तराई बेल्ट कहते हैं। और फिर जब ये फ्लूवियल डिपॉजिट्स ओलुवियम डिपॉजिट होते हैं, ओलुवियम जो होता है तो ये 2 टाइप का होता है, जो पानी के बहाव के रिवर बेड्स के नज़दीक होता है तो उसको हम न्यूवर कहते हैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ बनता है, रोज़ रोज़ बहाव से बनता है। और जो दूर होते हैं बैंक्स जो दूर होते हैं, कभी कभार रिवर यहाँ से बहता है ज्यूरिंग हाई फ्लो या ज्यूरिंग फ्लड्स, तो यहाँ से बहते हैं अपना जो है ओलुवियम डिपॉजिट यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। नॉर्मल कोरस उनका इसके बीच में रहता है, तो ये जो वही इन वाले डिपॉजिट को हम ओल्डर कहते हैं, या जिनको हम बांगर के नाम से जानते हैं। और ये जो इसके नज़दीक है, रिवर बैंक्स के नज़दीक जो है ओलुवियम डिपॉजिट जो रोज़ रोज़ नए नए बनते हैं, उसको हम खदर कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं जो है बाबा, तराई, खदर, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको बिट्स एंड पीसेस में पढ़ने की ज़रूरत होगी या आपको रटा इसमें लगाने की ज़रूरत होगी, बिकॉज कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए आज के बाद। ठीक है, अब इसी बाबर, तराई, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। बाबर मीन्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स हाईली पोरस। सीधी सी बात है, फुट हिल्स अलोंग द शिवालिक जो है, क्योंकि हिमालयाज वहाँ ख़त्म होते हैं और वहीं से प्लेन एरिया स्टार्ट होते हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालय ये जो है शिवालिक्स में पाए जाते हैं, तो वही हमने जो पढ़ा। हाईली पोरस, पोरस क्यों? क्योंकि इनमें जो डिपॉजिशन होती है, सेडिमेंट्स वगैरह, पत्थर वगैरह जो है वो हाईली पोरस होते हैं, पानी जो है इनके बीच में से पास होता है। ठीक है, तराई, रीइमर्जेंस ऑफ स्ट्रीम्स, क्योंकि ये तराई वाला फिर से तरी जैसी स्टार्ट होती है, तो नाम इसी से याद रखोगे आप, तो वहीं से तराई रीजन स्टार्ट होता है। बांगर, ओल्डर अलुवियम कंटेनिंग कैल्सरस फॉर्मेशंस कॉल्ड एज कंकर। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बांगर जो है ओल्डर अलुवियम, जो मैंने बोला कि रिवर बैंक से दूर जो होता है पाया जाता है, उसको हम भांगर कहते हैं, ओल्डर एलुवियम कहते हैं। उनमें जो खास बात होती है वो ये कंकर होते हैं, ये कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं और इनसे सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। बहुत बार अगर इस नॉर्दर्न प्लेन से या फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन आता है, नॉर्दर्न प्लेन से क्वेश्चन आता है, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बांगर, ओल्डर एलुवियम किसको कहते हैं, न्यूअर एलुवियम किसको कहते हैं। ठीक है, या कंकर जो है किस वाले जोन में पाए जाते हैं, इधर बाबर, तराई, बांगर, खदर। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट बनता है दैट कंकर फॉर्मेशंस आर, ये क्या है, ये डिपॉजिट्स हैं, कौन से किस एलिमेंट के, किस मिनरल के डिपॉजिट्स है, या किसके लिए बनाए जाते हैं। तो आप ये याद रखोगे दैट फर्स्ट कि बांगर इज द ओल्डर एलुवियम जो बैंक से दूर पाया जाता है। उसके बाद कैल्सरस डिपॉजिट, यानी कि इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं, जो हमें सीमेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद खदर, न्यू एलुवियम एंड फॉर्म फ्लड प्लेन अलोंग द रिवर बैंक, जो मैंने बताया कि रिवर अगर ये है, रिवर के बैंक्स पे जो न्यू एलुवियम बनता है, जो रोज़ रोज़ नया बनता है, रोज़ रोज़ नया डिपॉजिट लाता होगा जो, ठीक है, फ्लड प्लेन जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम खदर कहते हैं। जो इन रिवर बैंक से दूर पाए जाते हैं, यानी कि कभी कभार जब पानी वहाँ से बहता है तो वहाँ से डिपॉजिट जो है डिपॉजिट करता है, उसको हम ओल्डर एलुवियम कहते हैं, या भांगर उसको हम नाम देते हैं। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, भांगर, खदर नया है कि पुराना है। ठीक है, तो इंडिया का एक प्लेयर था संजय बांगर, वो बहुत लेट इंटरनेशनल जो है सीन पे आ गया। संजय बांगर बूढ़ा लगता था जब वो जो है इंटरनेशनल जो है टीम में शामिल हो गया, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि बांगर ओल्डर एलुवियम को कहते हैं। आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से याद रखता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। हमने पहले ही बोला कि इंडिया की एक लंबी कोस्ट लाइन है, 7516.6 किलोमीटर्स के करीब, बड़ी लंबी कोस्टल लाइन है। और इस कोस्टल लाइन में जो प्लेन्स जो है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट यहाँ से पाए जाते हैं, हिमालय से निकलने वाले रिवर्स ने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स को बनाया, नॉर्दर्न प्लेन्स को यहाँ से बनाया, और पेनिनसुलर रिवर्स की वजह से क्या हो गया, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स जो है बन गए। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे। कैसे बन गए? ऑन द बेस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, कि ये वाला जो है लोकेशन की वजह से ये प्लेन्स बन गए, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से बन गए एक्टिव जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मीन्स वो प्रोसेसेस जो अर्थ के शेप नाम से ही पता चलता है। इंट्रोडक्शन में भी बोला था जब हमने ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, दीज आर द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द शेपिंग एंड
फॉर्मिंग ऑफ अर्थ फीचर्स, जो अर्थ के फीचर्स बनने में, चाहे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, इनमें जो प्रोसेसेस काम आती हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस जो इनमें काम आती हैं, इसमें यूज़ हो जाती है, उनको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। और ये जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये इसी एक्टिव प्रोसेस की वजह से बन गए हैं। कैसे? दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ईस्ट से ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, वेस्ट से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, सबमर्ज्ड मीन्स जब कोई लैंड सरफेस जिसके साथ वाटर सरफेस हो, ठीक है, या ज़मीन की लेवल जो है सबमर्ज हो जाती है, या पानी की लेवल ऊपर चली जाती है। ईदर वे जो है पानी ऊपर आता है या ज़मीन नीचे खिसक जाती है, जिसको हम सबमर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, अगर कोई जो है पानी वहाँ से जो है सर के ऊपर से चला जाता है, इसका मतलब है या तो पानी की लेवल ही बढ़ गई या मंदा ही छोटा है जिसके ऊपर से पानी चला गया। इन शॉर्ट कॉमन सेंस में हम बात करते हैं ये सबमर्ज्ड कोस्ट प्लेन, दैट मीन्स वहाँ पे कोस्ट जो है वो सबमर्ज हो गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला एरिया जो है, चूंकि सारे रिवर जो हैं मैक्सिमम रिवर वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, वो हम आगे जो है पेनिनसुलर प्लेटो में पढ़ेंगे। इसका जो स्लोप है वो वेस्ट ईस्ट है, यानी कि ये टेढ़ा है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है। तो सारे रिवर्स इस स्लोप की वजह से ईस्ट की तरफ बहना स्टार्ट करते हैं या बहते हैं। जो भी वो डिपॉजिट्स रखते हैं वो यहाँ पे वो डालते हैं अपनी डिपॉजिट्स। इसका मतलब है कि कोस्ट के नज़दीक बहुत सारी डिपॉजिशन होती होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे पोर्ट जो हैं वो बन नहीं पाते हैं, क्योंकि शिप्स जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि आगे इन बहुत सारे रिवर्स की वजह से वहाँ पे डिपॉजिशन हुई होती है, जिसकी वजह से वो कोस्ट के नज़दीक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस जो है की बात है, सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साउथ वेस्टर्न साइड में क्या है कि रिवर जो है बहुत कम यहाँ से बहते हैं, अपना पानी अरेबियन सी में डालते हैं, बहुत कम रिवर्स। इसका मतलब है इसमें उतनी डिपॉजिशन नहीं होती है कोस्ट के नज़दीक एज कम्पेयर टू द ईस्ट कोस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला साइड जो है ईस्ट का कोस्ट जो है, ये नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पे इस साइड से पोर्ट जो है बनते हैं, और आप जो पोर्ट्स जो हैं, मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स के बारे में सुना ही होगा। तो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, बहुत सारे हैं, कोची वगैरह, वो सब इसी एरिया में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम रिवर जो है टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करते हैं, अपना सारा पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट करते हैं। अरेबियन सी या टुवर्ड्स वेस्ट जो है कम ही रिवर, नर्मदा, तापी, माही, कुछ ही रिवर जो है बहते हैं, जो कि डेड सेडिमेंट जो है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये एक आइडियल जगह बनती है किसके लिए? पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो इस कोस्ट को यानी कि वेस्ट कोस्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है स्टेट्स में। ठीक है, लोकल नाम दिया गया है इसको। फॉर एग्जांपल गुजरात में कच्छ कोस्ट, इसी तरह कोंकण महाराष्ट्र में, इसी तरह कनारा कर्नाटका में, इसी तरह मालाबार केरला में। ये सब इनके अलग अलग नाम है। प्रिसाइज अगर हम मार्क करेंगे, दैट मीन्स अगर हम इस वाले पोर्शन को हम कच्छ कोस्ट कहेंगे, फिर जो यानी कि गुजरात में, कोंकण जो है महाराष्ट्र में जो है इसको है कोंकण रेलवे जो है एक रेलवे जो है डिवीजन है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन माना जाता है। उसी तरह कनारा जो है कर्नाटका में है, फिर केरला मालाबार कोस्ट जो है केरला का कोस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसकी खास बात है कि जो मानसून आते हैं 1 जून को वो स्ट्राइक करते हैं, पहले मालाबार कोस्ट पे अराइव होते हैं। मालाबार कोस्ट मीन्स केरला का कोस्ट। ठीक है, उसके बाद ईस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। उनमें क्या खास बात है? दे आर इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, यानी कि वहाँ पे ज़मीन के अगर सबमर्जन में लैंड की लेवल डाउन हो गई थी, वहाँ पे अपराइजिंग हुई है, लैंड की सरफेस जो है वो थोड़ी ऊपर की तरह मूव हो गई है ड्यू टू एंडोजेनिक प्रोसेसेस, ड्यू टू दी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। लैंड सरफेस जो होती है या तो वो अपनी जगह रहती है
या नीचे हो जाती है या ऊपर हो जाती है। दीज आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। बट चूंकि इनकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी कम होती है, जो हम जो है दे आर नॉट नेकेड टू द विजिबल आई, या जो है बहुत सारे मिलियंस और थाउजेंड ऑफ ईयर्स में वो सब होता है, तो तभी हमें ये जो है नोट्स नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, अगर सबमर्जेंस में ये लैंड सरफेस नीचे आ गई थी, ठीक है, तो ईस्ट वाले कोस्टल प्लेन्स में ये जो है इमर्जेंट कोस्ट लाइन है। वेल डेवलप्ड डेल्टाज फॉर्म्ड बाय द पेनिनसुलर रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा। मैंने बताया कि अपने ईस्ट टू वेस्ट ग्रेडियंट की वजह से, ईस्ट टू वेस्ट ग्रेडियंट की वजह से सारे रिवर्स ईस्ट की तरफ बहते हैं, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर्स हो और चाहे वो हिमालयन रिवर्स हो। हिमालयन रिवर्स में इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और इंदो जो है ये यहाँ पाकिस्तान साइड से बहता है, ठीक है। जो गंगा, ब्रह्मपुत्र या इसके जो सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमती, गंडक, कोसी या ब्रह्मपुत्र के जितने भी सारे हैं, या खासकर पेनिनसुलर रिवर जो हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितने भी हैं बड़े बड़े रिवर्स हैं, जो भी ये सारा मटेरियल आते हैं, चूँकि लंबा सफ़र है, जितना सफ़र लंबा होगा रिवर का उतने वो डिपॉजिट अपने साथ लेता आएगा, और ये सब यहाँ पे डेल्टाज बनाते हैं। मैंने कहा, क्या बोला, डेल्टाज क्या होते हैं? ये एक डिपोजिशनल फीचर होता है, किसका? रिवर्स का। डिपोजिशनल फीचर्स मीन्स रिवर के दो फीचर्स होते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, यानी कि वो फीचर जो रिवर अपने इरोजन टाइम पे बनाता है, जब पानी तेज़ बहाव जो है ले जाता है और साथ ही साथ इरोड करता रहता है, तो उससे जो फीचर्स बनते हैं उनको इरोजन फीचर्स कहते हैं। और डिपोजिशनल फीचर्स मीन जो रिवर जो है अपना लोड जो है कहीं पे डिपॉजिट करता रहता है, उससे जो फीचर्स बनते हैं उसको हम डिपोजिशनल फीचर्स कहते हैं। जिस तरह ये प्लेन्स वगैरह हैं, दीज आर ऑल डिपोजिशनल फीचर्स, दीज आर नॉट इरोजनल, क्योंकि ये डिपोजिशन की वजह से बन गए हैं। और डेल्टाज क्या है? यही रिवर जब माउथ ऑफ द रिवर पे पहुँचते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये पानी जो है बड़े बड़े ओशंस या सी में ड्रेन होने लगता है, उसी को माउथ कहते हैं। तो ये अपने माउथ पे सारा, क्योंकि वहाँ पे स्लोप नीचे होता है, ये सारा लोड जो है वहीं पे डिपॉजिट करते हैं ओवर द टाइम, हज़ारों सालों में फिर ये डेल्टाज बनते हैं, ठीक है। वो डेल्टाज मीन दीज आर द डिपोजिशन फीचर ऑफ रिवर्स फॉर्मड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये हमेशा माउथ ऑफ द रिवर पे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर जो है अपना सारा जो है फिर छोटी वाटर बॉडी जो है बड़ी वाटर बॉडी में जो है चली जाती है, और इसमें जो डिपोजिशन होती है वो कोस्ट पे ही डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो जिनसे ये डेल्टाज बनते हैं, तो ये डेल्टाज कहाँ बनते हैं? ये ईस्ट कोस्ट पे ये सारे डेल्टाज बनते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिवर जो हैं लंबा सफ़र तय करके जो है अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो है उनके साथ सेडिमेंट्स होते हैं, डिपॉजिट करते हैं, डेल्टाज वहीं पे बनते हैं। तो जिस तरह वेस्ट कोस्ट प्लेन्स की खास बात थी हार्बर्स और पोर्ट्स, इसी तरह जो है ईस्ट कोस्ट की जो खास बात है वो क्या है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, क्योंकि बड़े बड़े रोड, महानदी, गोदावरी जो है, कावेरी, अपना सारा लोड जो है इसकी वजह से वहाँ पे ये बनते हैं, ठीक है। बिकॉज इट्स इमर्जेंट नेचर वेरी लेस स्पोर्ट्स फाउंड, जो मैंने बता दिया, क्योंकि इनकी लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाती है, ऊपर से सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट करते हैं, तो शिप्स जो हैं दे कैन नॉट मूव नियर द कोस्ट, जिसकी वजह से पोर्ट्स और हार्बर्स नहीं बन पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन इनकी, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स कैसे बन गए, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स कैसे बन गए, और क्यों वहाँ पे पोर्ट्स पाए जाते हैं, क्यों यहाँ से डेल्टाज पाए जाते हैं, क्यों यहाँ से डेल्टाज नहीं बन पाते, क्यों यहाँ से पोर्ट्स नहीं बन पाते हैं। सो आई अगेन रिपीट, आपको अब बिट्स एंड पीसेस में जो है चीज़ें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हिमालयाज़ कैसे बन गए, प्लेन्स कैसे बन गए, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स की क्या खास बात है, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स की क्या खास बात है, प्रोसेस आपने समझ लिया। फिर आपको बिट्स एंड पीसेस या चीज़ों को सिर्फ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो फैक्ट्स को याद रखने में आसानी होती है। एट टाइम्स हम फैक्ट भूल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो वो उस फैक्ट को पहचानने में, आंसर के ऑप्शन को पहचानने में हमारी मदद करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है फिजिकल डिवीजन है वो पेनिनसुलर पैलेटिव है। पेनिनसुला किसको हम कहते हैं? उस लैंड मास को जिसके तीनों साइड में पानी होता है। यहाँ से इंडियन ओशन, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, यहाँ से अरेबियन सी। ये तो नेचुरल सी एक जो है पेनिनसुलर जो है बॉडी है। पेनिनसुला एक नेचुरल पेनिनसुला बनाता है, तभी हम इसको पेनिनसुलर पैलेटिव कहते हैं। पैलेटिव मीन्स ए फ्लैट टॉप्ड और टेबल लैंड। जो
माउंटेन्स ऐसे होते हैं या हिल्स, तो लेकिन प्लेट्यूज जो होते हैं वो फ्लैट टॉप्ड होते हैं टेबल की तरह, उसको प्लेट्यू कहते हैं। वो दैट मीन्स ये शेप में जो है प्लेन है, फ्लैट टॉप्ड है, जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से ये फ्लैट टॉप्ड है, ठीक है। 3D का व्यू है, तभी यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, जो मैंने पहले ही बोला कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो है हिमालयाज ये बाद में प्रोसेस की वजह से बन गए, प्लेन जो है ये बाद वाले प्रोसेस के बन गए। ये इंडियन प्लेट ही था, पेनिनसुलर प्लेट ही था, जो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होके जो है बीच में टेस्ट सी के सेडिमेंट्स को पाइल अप कर दिया और हिमालयाज बन गए। वो दैट मीन ओल्डेस्ट पार्ट यही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओल्डेस्ट पार्ट यही है, ठीक है। स्प्रेड साउथ ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फ्लैंक्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। सीधी सी बात है, जो मैंने बोला कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जब ख़त्म होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से लेकर पेनिनसुलर इंडिया तक ये एक्सटेंड करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी 3 साइड से फिर पानी यहाँ से होता है। ट्रायंगुलर शेप का लैंड मास है विद वाइड बेस इन द नॉर्थ। इसकी बेस जो ट्रायंगल की यहाँ पे है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बिल्कुल नीचे जो है बेस इसकी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या इन द मिडल ऑफ इंडिया, और इसका जो पीक है, एपेक्स है, वो पेनिनसुलर इंडिया जो है या केरला के जो है वहीं पे टैपरिंग एंड इसका होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कंस्टिट्यूट ईस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। का मतलब है कि यहाँ से ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स है। घाट्स में ये भी एक टाइप के माउंटेन्स होते हैं, बट हाइट में लो होते हैं एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि सिर्फ माउंटेन्स यहाँ नहीं है या ईस्टर्न साइड से, बल्कि यहाँ पेनिनसुलर माउंटेन जिनको हम कहते हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की शक्ल में है, ठीक है। तो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बिल्कुल नीचे, यानी कि टू द साउथ ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। और ईस्ट साइड से ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्ट साइड से वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। द जनरल एलिवेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज प्रूव्ड बाय द फ्लो ऑफ रिवर्स। जो इसकी एलिवेशन है वो स्लोप में यहाँ से यहाँ तक है, दैट मीन वो स्लोप इसकी तरह है, यहाँ से थोड़ा बहुत उठा हुआ है और फिर यहाँ से इसकी लेवल जो है, एलिवेशन जो है, स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ है। जो इस बात से साबित होता है कि रिवर जो है, मेजर रिवर जो है पेनिनसुला के, वो टू द ईस्ट फ्लो करते हैं, डाउन द स्लोप फ्लो करते हैं, नेचुरल मूवमेंट हम इनकी कहते हैं। फिर इनको 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। उनमें क्या क्या है? डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड मीन्स जो माउंटेन्स हिल्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू इसको फिर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसी तरह डेक्कन प्लेट्यू ये वाला हिस्सा, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स इसको या नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो ये इनके अलग अलग जो है सब डिवीजन पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नेम एज सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र, नीलगिरीज इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको अलग अलग लोकली नाम दिया गया जिस जिस स्टेट में ये पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये अगर वेस्टर्न घाट्स है तो सह्याद्रीज इनको हम कहते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, नीलगिरीज बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में यहाँ से, और अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, तो केरला में इनको हम अनामलाई और कार्डमम हिल्स कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स के ये सारे नाम हैं लोकली जो उनको नाम दिया गया है, अपनी अपनी पहाड़ियों के नाम इनको दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह इनकी क्या खास बात है? हायर इन एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट्स, ये एलिवेशन में बड़े होते हैं किन से? ईस्टर्न घाट्स से। तभी मैंने बोला कि यहाँ ये से बड़े हुए हैं और फिर यहाँ से ये टैपरिंग है, इनका स्लोप फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कभी कभी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की डिफरेंस होती है, तो इनकी डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न घाट्स हाइट में ज़्यादा होते हैं, ईस्टर्न घाट्स हाइट में कम होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स इरोडेड फुल्ली बाय पेनिनसुलर रिवर्स। ईस्टर्न घाट्स जो है ये ईस्ट साइड से जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, पेनिनसुलर माउंटेन्स पाए जाते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जिस तरह वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है वहाँ से यहाँ तक, ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे तक जो है बराबर केरला के कोस्ट तक, ईस्टर्न साइड से ये इतने कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है, क्योंकि इनको इरोड किया है पेनिनसुलर रिवर्स की वजह से इरोजन इनकी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेंज जो ईस्टर्न घाट्स की वो है नालामाल हिल्स, महेंद्रगिरी, जिस तरह यहाँ से ये डिवाइड किया गया है उस तरह इन यहाँ से भी इनको अपने अपने छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड किया गया है, नालामाला हिल्स, महेंद्रगिरी, जवाड़ी हिल्स। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे मिलते हैं
यहाँ से ईस्टर्न घाट्स आ गए, यहाँ से ये वाले पहाड़ आ गए, और जहाँ पे ये मिलते हैं उन्हीं को हम नीलगिरीज कहते हैं। उस जगह को, उन पहाड़ी रेंज को हम नीलगिरीज कहते हैं। तो ये सब जो हमने माउंटेन वगैरह पढ़े, हिमालयाज पढ़े, तो फैक्ट सब जो याद रखने की ज़रूरत है वो यही है। बताइए जी काराकोरम में कौन सी हाईएस्ट पीक है, बताइए जी ग्रेटर हिमालयाज में कौन सी हाईएस्ट पीक है, बताइए जी मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स में कौन सी हाईएस्ट पीक है। वो नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए। फिर आ गए पेनिनसुलर माउंटेन्स, जिसमें जो है अरावलीज आते हैं, यहाँ से माउंटेन्स पाए जाते हैं, विंध्यास, सतपुरास, इसी तरह महेंद्रगिरी वगैरह। तो ये उनको फिर अलग अलग नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ी जो है पीक है, ईस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ी पीक है, नीलगिरीज में सबसे बड़ी पीक है। तो वो सब बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो जैसे हमने कल बोला K2 वगैरह, इसमें कौन सी हाईएस्ट पीक है, या ना काराकोरम में। इसी तरह यहाँ से जो है अरावलीज वगैरह, जो दुनिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जो है कंसिडर किए जाते हैं। ओल्डेस्ट मीन्स बहुत पुराने। हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन ये नए हैं, यंग। अरावली जो यहाँ पे राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक पाए जाते हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन्स, बट ओल्ड, बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स जो है पाए जाते हैं। उनकी जो है हाईएस्ट पीक, फॉर एग्जांपल जिस तरह माउंट आबू है अरावली की हाईएस्ट पीक, इसी तरह वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की, इसी तरह नीलगिरीज की। तो वो सब फैक्ट जो है वो बेसिक फैक्ट्स हैं, तो वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं हमेशा कंसेप्ट्स पे ध्यान देता हूँ कि कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक फैक्ट्स जो है वो मेमोराइज करने होते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। लेकिन जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तब ये बेसिक फैक्ट जो है इनको याद रखने में आसानी होती है। बिकॉज जब मैप आपके सामने होता है, मैप पे सब आपने ये सब चीज़ें देखी हुई होती हैं, तो चीज़ों को मेमोराइज करने में आसानी होती है कि यहाँ से ये काराकोरम रेंज है, यहाँ से लद्दाख रेंज है, यहाँ से प्लेन्स है, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे मिलते नीलगिरीज में जो कि केरला वगैरह में है, तमिलनाडु बॉर्डर पे है। तो ये सब चीज़ें इससे सिंप्लीफाई हो जाती है और याद रखना आसान हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू जब हम सीधे बुक उठाते हैं बेसिक फैक्ट्स को याद करने बैठते हैं। ठीक है, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी मैंने उन टॉपिक्स को जो है पिक किया। अदरवाइज इससे क्रैश कोर्स जो है इतने कम टाइम में 40 डेज़ में क्रैश कोर्स ख़त्म करना, इतने कम टाइम में ज्योग्राफी के सिलेबस को कंप्लीट करना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन यहाँ पे हमने करके दिखाया, क्योंकि हमने उन टॉपिक्स को चूज़ किया जिनको जो है कंसेप्ट जो है जो बेस्ड थे, जिनमें कंसेप्ट को समझाना बहुत ही ज़रूरी था। बाकी जो मेमोराइजिंग फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, जो खाली जा है जो पिक एंड चूज़ करना है, जो उनको सिर्फ बुक लेनी है और पढ़ने हैं, तो वो सब आसान है एज़ कम्पेयर टू द कंसेप्ट जो है अगर आप बुक से भी पढ़ोगे, लेकिन समझना या समझाना तो वो अलग बात है। तो ठीक है, तो इसी तरह हमने उन्हीं टॉपिक्स को चूज़ किया जिनमें जो है कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट बिल्डिंग जो है, जिससे आपके कंसेप्ट जो है बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक